हेलो, गुड इवनिंग। जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग। बहुत ब्रीफ सा सेशन होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा जेआईबी के एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए, बिना देरी करे हम लोग शुरू कर रहे हैं। वैसे ही ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। सेशन 7:45 पे था, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से ये नहीं शुरू हो पाया। चलिए, लोग जुड़ते रहेंगे। आप लोग जो भी जिन लोगों को भी शेयर करना है आप करते रहेंगे। और बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, जेआईबी में बी मॉड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो आपका यूनिट है, अभी यूनिट है हम बात करें तो 27 और 28, ये दो यूनिट मिलके 5-6 मार्क्स दे सकते हैं। जब भी मैं कहता हूं कि 5 डेज में आप जेआईबी पास करें, तो उनमें से ये एक टॉपिक है जिसको नहीं छोड़ के जाना है। और अगर आप हमारे साथ ये टॉपिक करते हैं तो पढ़ के तो जाएंगे ही जाएंगे, एग्जाम में भी जरूर कुछ ऐसी चीजें सीख के जाएंगे जिससे कि आपका जो पेपर है, उस पेपर में जो क्वेश्चंस है आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और उधर से मैं आप लोगों के माइक जो है म्यूट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इस तरह का सेशन नहीं है जिसमें आप लोग ज़्यादा इंटरेक्शन करें। और जब ज़रूरत होगी तो रेज हैंड कर सकते हैं और हम उसको टेकअप कर लेंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। जेआईबी का, पीपीबी का, बी मॉड्यूल का 27 नंबर यूनिट, और यूनिट का नाम है डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानना जरूरी है कि चार्जिंग क्या होती है। वैसे तो लीगल एस्पेक्ट में बात भी करेंगे हम। और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेम टॉपिक आपके एलआरएबी में भी है। 3 यूनिट और इधर की 2 यूनिट दोनों मिलके करनी है। आपके जेआईबी में, पीपीबी में, एलआरएबी में और प्रमोशनल एग्जाम्स में सब जगह इक्वल है। इवन जो सीआईबी में रिटेल का पेपर है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। ठीक है। तो पहली बात हम बात करते हैं कि चार्जिंग और सिक्योरिटी पे बात करते हैं। तो सिक्योरिटीज आपको पता है, ऐसी कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स, गुड्स, लाइव स्टॉक, ये सब चीजें जब आप अपने लिए लेते हैं इस बात के लिए कि अगर वो लोन नहीं पे करेगा तो इनको आप सेल करके अपने लोन का रिपेमेंट कर लेंगे। ठीक है, उनको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। और सिक्योरिटी की जब भी इस चैप्टर में बात होगी तो इस चैप्टर में ऐसी सिक्योरिटी की बात होगी जो कि टेंजिबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में आती हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी जो टेंजिबल है, टेंजिबल सिक्योरिटीज को जब आप अपने पास रखते हैं तो उनको रखने का एक लीगल तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी के जमीन के पेपर लिए, लैंड के पेपर, और अपने तिजोरी में रख लिए, या आपने किसी की जो ट्रक है वो लिया और अपने अपने बिल्डिंग के पास में अंदर, कहीं अंदर खड़ा करके लॉक कर दिया। तो उससे ही केवल आपका सिक्योरिटी पे आपका राइट नहीं बनता। उस सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। जब आप चार्ज क्रिएट कर लेते हैं उसी के बाद उसको हम चार्जिंग वर्ड यूज करते हैं, जो कि लीगल टर्म में यूज किया जाता है। यानी चार्जिंग सिक्योरिटीज उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो यहां पर हम चार्जिंग की बात करेंगे तो पहला पॉइंट होगा एज पर लॉ, एज पर लॉ, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और उसके साथ होगा एडिक्वेट, या इसको हम बोलेंगे एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी। और जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट की तो उसमें होगा फील्ड एंड साइंड। तो अगर आपके पास कोई भी लोन है और उस लोन में आपने कोई सिक्योरिटी ली हुई है, तो उस सिक्योरिटी को प्रॉपरली लीगल फॉर्म में रखना, यानी कि एज पर लॉ भी ओके हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हो,
यानी फिल्ड और साइंड हो, और एप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करी हो। अगर ये तीन चीज के, तीन कंडीशन के साथ आप किसी सिक्योरिटी को रखते हैं, उस प्रोसेस को हम चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग, बहुत सिंपल सी बात है। 7 टाइप के ये चार्ज है जिसको हम बैंकिंग भाषा में अपने चार्ज बोलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो सीधे जो चार्ज है वो हमारा पहला है असाइनमेंट, दूसरा है लियन, सेट ऑफ, हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज, एप्रोप्रिएशन। आप यकीन मानिए कि ये 7 वर्ड्स हैं, इसमें 2 मार्क्स आपको मिलेंगे पक्का, अगर आपने क्वेश्चन को सही से समझा। क्योंकि सही से क्वेश्चन को समझना, उसके ऑप्शंस को समझना, अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स इस चैप्टर से जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले असाइनमेंट की। देखिए, असाइनमेंट एक ऐसा चार्ज होता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी आपके नाम पर कोई चीज असाइन कर देती है, यानी आपको एक अधिकार दे देती है कि अब ये आपके बिना हम इसको डिस्पोजल नहीं करेंगे, या अगर हम इसका डिस्पोजल करेंगे तो आपको बताएंगे और आपको उसका पैसा भेजेंगे, जो भी उसकी प्रोसीड, सेल प्रोसीड वगैरह, या उसका जो भी कुछ रिजल्ट आता है। तो यहां पर ये बोलता है बोरोवर्स जनरली असाइन द एक्शनेबल क्लेम। अब आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से एक्शनेबल क्लेम होते हैं या कौन से नहीं होते हैं। एक्शनेबल क्लेम वो होते हैं जिनको पाने के लिए आपको क्लेम करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं आपके अपने बैंकिंग में, तो जो मेडिकल बिल होता है वो कैसा होता है, बोलो आप लोग। मेडिकल बिल जो होता है वो कैसा होता है, एक्शनेबल क्लेम होता है। मेडिकल बिल एक्शनेबल क्लेम में आता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं द बैंकर एज सिक्योरिटी इन एडवांस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, एज पर लीगल भी ये यूज होती है, और वैसे भी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आपकी इन सिक्योरिटी में 2 जगह लगता है, एक है असाइनमेंट और दूसरा है मॉर्गेज। तो अगर मैं आपको ब्रीफ करके बताऊं तो असाइनमेंट एंड मॉर्गेज, इन दोनों में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, टीपीए बोलते हैं 1882 का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 130 में असाइनमेंट को डिफाइन किया गया है। द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यानी एक्स असाइनमेंट के लिए राइटिंग में होना चाहिए, वर्बल नहीं चलता। साइन बाय द ट्रांसफरर और बाय हिज ड्यूली ऑथराइजेशन, जो ट्रांसफरर होता है, जो अपने राइट ट्रांसफर कर रहा होता है, वो लिखता है। और सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन द एक्शनेबल क्लेम। अब यहां पर सेक्शन 130 तो डिफाइन करता है असाइनमेंट को, ठीक है, और जो सेक्शन 3 है वो एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करता है। और वो एक्शनेबल क्लेम क्या है, एज ए क्लेम टू एनी डेट other than a debt secured by mortgage of immovable property। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अदर अगर कोई भी सिक्योर डेट है उसको आप क्लेम करते हैं तो उसको एक्शनेबल क्लेम बोला। और अब देखो एक पॉइंट और आ गया, और बाय हाइपोथिकेशन, तो आपका मॉर्गेज में हो या हाइपोथिकेशन में हो या प्लेज में हो या किसी और बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो मूवेबल प्रॉपर्टी में, इन सब में अगर आप अपना डेट वापस लेते हैं तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड ऑफ रिलीफ। अब देखो एक बात और है, इसने बोला नॉट इन पोजीशन, ऐसी कोई भी चीज जो आपके पोजीशन में नहीं है। अगर वो आपके पोजीशन में है तो कौन सा चार्ज लगेगा, कोई बता सकते हैं, आंसर करिए। अगर कोई आपके पोजीशन में सिक्योरिटी है तो कौन सा चार्ज लगता है, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन नहीं, प्लेज प्लेज। है। कुछ लोग हाइपोथिकेशन बोल रहे हैं, हाइपोथेकेशन रहता ही प्लेज। नहीं वो तो। हाइपोथिकेशन में अपनी कस्टडी में चीज नहीं होती है, हाइपोथिकेशन और प्लेज में यही सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, तो प्लेज में इसने जैसे बोला एफडी। हाँ, नॉट FD इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। तो मैंने बोला
जो आपके पोजीशन में होता है उसमें कौन सा ये लगता है, प्लेज। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो यहां पहली बात तो उसने बोला एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, उसने कहा एक्शनेबल क्लेम वो होते हैं जो किसी भी सिक्योरिटी में आपने चार्ज किए हुए हैं लेकिन आपकी कस्टडी में नहीं है, लिखा नॉट इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। ठीक है, अगर आपकी कस्टडी में होगा तो सीधे सीधे प्लेज लग जाएगा। ठीक है, ऑल द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ द ट्रांसफरर वेस्ट इन द ट्रांसफरी, यानी ट्रांसफरी यहां इस केस में हमेशा कौन होता है, बैंक, और ट्रांसफरर वो होता है जिसका, जैसे मान लिया इंश्योरेंस पॉलिसी में बात करें LIC, तो LIC के को हम ट्रांसफरर बोलेंगे और इसको हम बैंक को ट्रांसफरी बोलेंगे। अब देखिएगा, द ट्रांसफरी of an actionable claim takes it subject to all the liabilities and equities to which the transferor was subject to date of the transfer, यानी जो ट्रांसफरर के कस्टडी में कोई भी ऐसी चीज है उन चीजों को ट्रांसफरी क्लेम कर सकता है। इन द बैंकिंग प्रैक्टिस अ बोरोवर में असाइन, अब देखिएगा यहाँ पे, अ बोरोवर में असाइन द बुक डेट, तो अभी यहां पे दो बातें आ गई कि एक तो उसने बोला कि असाइनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में लगता है, दूसरा किस में लगता है, बुक डेट में, और किस में लगता है, मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसमें भी असाइनमेंट होता है, और LIC मैंने पहले ही बोल दिया। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है आउट ऑफ दीज कहां पे असाइनमेंट नहीं लगता, तो आप बोलेंगे बुक डेट, गवर्नमेंट से जो मनी लेनी है वो, और इंश्योरेंस पॉलिसी, तीनों में असाइनमेंट लगता है। ठीक है, एज रिगार्ड्स द मोड ऑफ असाइनमेंट नो पर्टिकुलर फॉर्म और वर्ड इन, यानी असाइनमेंट करने के लिए कोई सर्टेन फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है कि जिससे आप असाइनमेंट का प्रोसेस करते हैं। इफ द इंटेंशन इज क्लियर फ्रॉम द लैंग्वेज यूज एन असाइनमेंट कैन बी ऑब्सोल्यूट और बाय वे ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि कोई चीज पूरी हो जाना। अगर वर्बल बात है और उसमें हमने लिख करके कुछ किया हुआ है तो वो एब्सोल्यूट हो गया, वो पक्का हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, एन असाइनमेंट में बी, अब यहां पे सुनिएगा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से, मे बी अ लीगल और इक्विटेबल असाइनमेंट, लीगल हो सकता है या इक्विटेबल। अ लीगल असाइनमेंट इज द एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम, मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द असाइनर। असाइनर वो होता है जो अपने अधिकारों को देता है, असाइन करने वाला। ठीक है, ट्रांसफर वो होता है जिसके पास वो सारे प्रॉपर्टी मौजूद हैं। द असाइनर इन्फॉर्म हिज डेटर ऑल्सो इन राइटिंग intimating the assignee name and address. The assignee also serves a notice on the debtor and seek his confirmation of the balance assigned. तो यहाँ पर अभी असाइनर जो हुआ, यहाँ पर जो LIC की पॉलिसी है उस कंडीशन में वो कंपनी हो जाती है, और अगर वो कोई और है जिसके पास वो सामान रखा हुआ है तो वो हो जाता है। ठीक है, इफ द फॉर्मेलिटी इज नॉट फुलफिल्ड द असाइनमेंट इज कॉल्ड एन इक्विटेबल। अब देखो यहाँ पे इसने पहली बात में बोला कि लीगल असाइनमेंट क्या होता है। लीगल असाइनमेंट में बोला बिल्कुल भैया प्रॉपर राइटिंग में होना चाहिए जिसमें उसका असाइनी का नेम और एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, और असाइनी जो है डेटर को एक नोटिस भेजता है कि भैया तुम्हारी ये प्रॉपर्टी हमने इस तरह से उनके कहने पर अपने पास रखी है, तो उस कंडीशन में लीगल असाइनमेंट होता है। अगर फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हुई तो असाइनमेंट को कौन सा बोलते हैं, इक्विटेबल असाइनमेंट। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज, देखना ध्यान से, इक्विटेबल मॉर्गेज में आप उससे प्रॉपर्टी लेते हैं, अपने वहां डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या होता है, आपको वो सारे प्रॉपर प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको कोर्ट में भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तहसील में भी रिक्वेस्ट करनी, कोर्ट में नहीं सॉरी, तहसील में और सब रजिस्ट्रार के वहां रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये जो मॉर्गेज है इसको आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। तो एक तरह से अगर रजिस्टर्ड वर्ड यूज इंग्लिश होगा मॉडल जैसा। जिसमें सारी फॉर्मेलिटी यूज हो रही है तो उसको हम लीगल वर्ड में यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर इक्विटेबल है
तो इसीलिए इक्विटेबल मॉर्गेज इक्वल टू मैंने क्या बता दिया आपको, बोलिए, इक्विटेबल असाइनमेंट। मेरी बात इक्विटेबल समझने की कोशिश असाइनमेंट। करिएगा कि लीगल होता है इक्विवेलेंट रजिस्टर्ड मॉर्गेज, जिसमें बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं। इसमें जो लीगल है वो यह है कि जो राइटिंग में हो, जिसमें इंटीमेट किया हो, और बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करते तो असाइनमेंट को हम इक्विटेबल असाइनमेंट मान लेते हैं, ठीक है। और इक्विटेबल असाइनमेंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं इक्विटेबल मॉर्गेज को, जिसमें लेस फॉर्मेलिटी से आप किसी की जमीन या जो लैंड बिल्डिंग को अपने बैंक के फेवर में रख लेते हैं, ठीक है। अंडर द प्रोविजंस the back of the insurance act and LIC insurance policy is assignable by an endorsement of the back of the policy और बाई ए सेपरेट डीड ऑफ असाइनमेंट। या तो वो उस पॉलिसी के पीछे ही साइन कर सकता है या एक असाइनमेंट डीड लिख करके प्रॉपर उसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ला के कर सकता है। बट नोटिस ऑफ सच असाइनमेंट मस्ट बी गिवन टू द इंश्योरर बाय द असाइनी और असाइनर, यानी जो इंश्योरर है, इंश्योरर को असाइनी या असाइनर दोनों में से कोई ना कोई नोटिस जरूर देगा कि हमने आपकी चीज को असाइनमेंट में ले लिया है, ठीक है। दूसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, लियन। लियन क्या होता है? लियन के लिए बहुत एक छोटी सी बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लियन जो होता है ओन कस्टडी डिपॉजिट पे लगता है। लियन कहां लगता है? ओन कस्टडी डिपॉजिट और आर्टिकल यानी गुड्स वगैरह, ठीक है। अभी बताएंगे इसमें फर्क क्या है। तो इसमें बोला हुआ है बैंक राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय ए डेटर अंटिल द डेट ड्यू। तो जब तक उस सिक्योरिटी को अपने पोजीशन में रखेगा जब तक कि उसका पेमेंट नहीं कर दे। बैंकर्स लियन इज इम्प्लाइड पे, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज, ये एक तरह से प्लेज की तरह ही काम करता है। कारण क्या है? इसमें भी आपके पास पोजीशन होता है, किस चीज का? डिपॉजिट का या सिक्योरिटी का। प्लेज और लियन में यही फर्क है। प्लेज में जो आपके पास डिपॉजिट होते हैं उनको नहीं करते आप। प्लेज में आप करते हैं जो आइटम यानी गुड्स आपकी कस्टडी, डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं। डिपॉजिट का नाम जैसे ही आएगा तो उसमें आप लियन लगाएंगे, गुड्स का नाम आएगा तो उसमें आप प्लेज लगाएंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, एनएससी के अगेंस्ट अगर आप लोन करते हैं तो कौन सा चार्ज लगाते हैं? लेन। असाइनमेंट असाइनमेंट लेन लगेगा सर एनएससी का। असाइनमेंट लगेगा। प्लेज होता है। मैंने बोला लियन तब लगता जब एनएससी का डिपॉजिट आपके पास होता है। क्या एनएससी का डिपॉजिट आपके पास है? नहीं। जब आपके पास डिपॉजिट नहीं है तो लियन नहीं लगेगा। डिपॉजिट किसी और के पास है, डिपॉजिट किसी और के पास है, आप तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस चीज को हमारे लिए प्लेज कर दे, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, जो आपका पीएफ इकट्ठा होता है, आपके बैंक में पीएफ जमा होता है, उसमें कौन सा चार्ज लगता है? लियन लगता है। लियन लगता है। आपने सुना होगा मेरे पीएफ में लियन लगा हुआ है, सुना है ना? इसलिए लगता है कि पीएफ एक डिपॉजिट की तरह आपके बैंक की कस्टडी में है, इसलिए पीएफ पर लियन लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी चीजें आपके उस कस्टडी में है डिपॉजिट के रूप में, उसमें लियन लगता है, और गुड्स के फॉर्म में है तो उसमें प्लेज लगता है। अब एनएससी आपके पास सिक्योरिटी की तरह है या गुड्स की तरह है? तो कॉमन सेंस से बताइएगा, मतलब डिपॉजिट की तरह है, गुड्स की तरह है? गुड्स की तरह। गुड्स की तरह है। आपके पास डिपॉजिट नहीं है एनएससी का, सिर्फ स्क्रिप्ट है, तो उस स्क्रिप्ट को आप क्या करेंगे? प्लेज करेंगे। तो इसने बोला बैंकर्स लियन, जो बैंकर्स का लियन यूज होता है उसको हम इम्प्लाइड प्लेज यानी प्लेज जैसा ही है वो। अ बैंकर एक्वायर्स द राइट टू सेल द गुड्स when came into the possession of the ordinary course of banking business in case
द डेट इज नॉट पेड। तो इसने बोला ऐसी गुड्स को बैंक सेल कर सकता है अगर उसका डेट नहीं पेमेंट किया। और ये जो लियन है कहाँ डिफाइन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यहां मैं ऊपर स्क्रीन पर और थोड़ा सा डिफाइन करता हूं आपको कि यहां पर एक हाइपोथिकेशन को छोड़ दीजिए, बाकी चीजें अगेन आती हैं आपके कंट्रोल में, और वो एक्ट है कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। असाइनमेंट और मॉर्गेज कौन से एक्ट में डिफाइन है? जोर से बोलिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और बाकी जो 4 हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और हाइपोथिकेशन कौन से एक्ट में डिफाइन है? सर नो एक्ट है, कोई भी एक्ट अभी तक इसका नहीं है। सरफेसी। था नहीं था। 2002 से जब सरफेसी एक्ट आया तो उसमें पहली बार हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन आई। उसका रीजन मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाता हूँ या प्रैक्टिकल। पहले क्या होता था कि कोई भी चीज होती थी, जैसे कहीं गाय बंधी हुई है, उसने कहा लो इतने पैसे ले जाओ, ये मेरी गाय है, अगर पैसे नहीं दोगे, मतलब हवा हवा में ही कह दिया। बोलते हैं तो समझो बात को, एक तरह से उसको हम क्या बोल रहे हैं? समझो कि हम 2-3 दिन के लिए हाइपोथिकेशन। मतलब अब यहाँ रख, अब आए तो फिर लेके जा रही हो गुस्सा। चलिए गुस्सा मत होइए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हाइपोथिकेशन सरफेसी एक्ट में फर्स्ट टाइम डिफाइन हुआ। उससे पहले सब कुछ हाइपोथिकेशन में ही चलता था कि हाँ ठीक है ये मेरा है, लेकिन बाद में क्या कहीं डिफाइन करना पड़ा। ठीक है, आ गया ये। तो यहां पर हम जब लियन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। ठीक है। गिव्स टू द बैंकर एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ जनरल लियन ऑन ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटी रिसीव्ड बाय द बैंकर। बैंकर के पास कोई भी सिक्योरिटी या गुड्स है तो उसमें एब्सोल्यूट राइट है उसके जनरल लियन का। ठीक है। हाउएवर व्हेन ए कस्टमर इनएडवर्टेंटली लीव्स, अगर कभी को भूल से कोई चीज छोड़ देता है आपके पास, ठीक है, कोई चीज भूल से छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में कहता है बैंकर विल हैव नो राइट ऑफ लियन ओवर दो सिक्योरिटी बिकॉज दोज वर नॉट गिवन टू द बैंकर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस। तो अगर वो भूल से आ गया है तो उस पर उसका एब्सोल्यूट राइट ऑफ जनरल लियन नहीं होता है। लेकिन अगर उसकी कस्टडी में जैसे लॉकर में रखी कोई चीज है तो वो जनरल लियन में आएगी या नहीं आएगी? आंसर कर सकते हैं? नहीं यस आएगी। आएगी ना, आएगी। आएगी आएगी आएगी। जनरल लियन आपकी कस्टडी में गुड्स है लेकिन वो भूल से नहीं है, उसने जानबूझ के वहां कोई चीज रखी है। और आपके लिए जनरल लियन में तब आएगी जब वो आपका रेंट नहीं देगा या आपको उससे कोई चार्जेस वसूलने हैं, अदरवाइज वो किसी भी लियन में नहीं है। मेरी बात समझ लीजिए, जब तक आपका उस पर ड्यू नहीं क्रिएट होता तब तक वो लियन में नहीं है। जैसे ही ड्यू क्रिएट होता है तो लियन क्रिएट जनरल लियन होता है, और जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं करना होता है। ठीक है। लेकिन भूल से कोई चीज भूल गया है तो उस पर कोई लियन मार्क्स नहीं होता। नहीं होगा। ठीक है। अगला है सेट ऑफ। सेट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेट ऑफ का मतलब सिंपल सा है कि एक क्लेम लेने के बदले में उसके काउंटर क्लेम का एडजस्टमेंट होना। किसी ने 50,000 रुपए देने हैं और उसमें से 10,000 रुपए उसके पास पहले से अवेलेबल है, तो वो जब एडजस्टमेंट करेगा तो सेट ऑफ करने के बाद कितना लेगा उससे? वो 40,000। मीन्स एक पार्टी ने देना है और दूसरी पार्टी ने लेना है, तो उनका जो सेट ऑफ हो रहा है, और ये डिपॉजिट्स पर होता है, गुड्स पर नहीं होता। इसके लिए किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती। यहां लिखा द राइट ऑफ सेट ऑफ इज ए स्टैट्यूटरी राइट एंड कैन ऑल्सो अराइज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी। तो स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या है कि कानून, वो संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है। एंड कैन ऑल्सो अराइज ऑफ एग्रीमेंट, और या लोग एग्रीमेंट कर ले। एग्रीमेंट कैसे करते हैं लोग? जब लोन एग्रीमेंट होता है तो उसमें लाइन लिखी रहती है
या तो एग्रीमेंट कर ले, नहीं भी करते हैं तो भी उसको हक है कि वो अगर लेनदारी देनदारी का मामला है तो अपने एडजस्टमेंट, अपने जो है ड्यूज को उससे लेके बाकी वापस कर सकता है, लेकिन उसमें किस कैपेसिटी में लेना है और किस कैपेसिटी में रखा है उन दोनों को देखते हैं। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नीचे चार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है, सेल इन फ्यूचर ऑफ सेट ऑफ क्या होते हैं, बोथ डेट्स मस्ट बी फॉर सर्टेन सम, यानी अमाउंट लिखा होना चाहिए साफ साफ। डेट एक्रूइंग ड्यू कैन नॉट बी, जो कल को लेना है आपने उससे बात नहीं, आज अगर सेट ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आज तक का ले सकते हैं आप। बैंकर कैन नॉट सेटअप क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट ऑफ द गारंटर, गारंटर का क्रेडिट बैलेंस को सेटअप नहीं करता जब तक उसकी लायबिलिटी नहीं फिक्स कर देते हैं आप कि भैया अब तो गारंटर ने देना ही होगा क्योंकि बोरोवर नहीं दे पा रहा। द क्रेडिट बैलेंस इज एन करंट अकाउंट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट ड्यू। अभी यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई है, नॉट येट ड्यू। तो जब आपको उससे लेना ही नहीं अभी, अगर वो आज से 15 दिन बाद ड्यू हो रहा है तो 15 डे पहले आप नहीं ले सकते, उसको पहले बिल को ड्यू होने दीजिए तभी आप उससे रिकवरी कर सकते हैं। बैंकर कैन नॉट सेट ऑफ अ डेट ड्यू टू हिम अपॉन ए लोन अकाउंट रिपेबल ऑन डिमांड और एट ए स्पेसिफाइड डेट अगेंस्ट ए क्रेडिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट अंटिल द डिमांड इज मेड और ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से पहले और डिमांड करने से पहले आप कोई भी सेट ऑफ की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। द पार्टी मस्ट बी म्यूचुअली इंडेप्टेड, और म्यूचुअली का मतलब आपस में लेन देन हो उनका सेम राइट में, यानी ए का ही डिपॉजिट है और ए का ही लोन है। अगर उसका डिपॉजिट 50,000 का है और 60,000 का लोन है तो वो इस कंडीशन में 10,000 का क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। ठीक है, द क्रेडिट बैलेंस इन द पार्टनर्स अकाउंट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डेबिट बैलेंस ऑफ द पार्टनरशिप। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी का डेबिट है, ए का क्या है, क्रेडिट है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा आपका सेट ऑफ में से। सेट ऑफ को बहुत ढंग से समझना, कोई बारीकी मत छोड़ के जाइएगा, समझ गए। जॉइंट लायबिलिटी है और इंडिविजुअल क्रेडिट है तो क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है सेटअप। ठीक है, मींस इसके लिए एक सेंटेंस बोला जाता है कि पार्टनर्स आर जॉइंटली और सेवरली लाइबल। तो अकेले की भी लाइबिलिटी अगर क्रेडिट पड़ा हुआ तो यहां एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसका उल्टा नहीं होता, मींस अगर डेबिट है Yes. ए के नाम और एबीसी के नाम क्रेडिट है तो इसको नहीं करते। ठीक है, सर सेट ऑफ Right हुआ of- मतलब ऐसा मीनिंग क्या हुआ सर जनरल लैंग्वेज में? जनरल लैंग्वेज में मैं बताऊं, आपको फील्ड अफसर बना दिया गया। ठीक है, आज 30 तारीख है, लास्ट दिन है, और आपके दो अकाउंट 100 रुपए से एनपीए हो रहे हैं। आपने देखा उसके अकाउंट में 150 रुपए पड़े हुए हैं, आपने तुरंत डेबिट वाउचर मारा और अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इसी को बोलते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ, यानी उसका जो डिपॉजिट है उसको सेट ऑफ कर लिया आपने लेने में। अच्छा, और कभी कभी किस्मत एनपीए से होने फील्ड से रोक अफसर, दिया हमने। हाँ नहीं, एनपीए होने से रोक दिया नहीं, एनपीए होने से रोकना तो आपका धर्म है, लेकिन बिना बाहर जाए रोक दिया, बिना फोन करे, उसके बिना अकाउंट से। पावर लिए, बिना डेबिट करे, बिना चेक उठाए आपने डेबिट उठा के कर दिया, उससे पूछा भी नहीं। कल को आके लड़ता है तो बोल दोगे राइट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, और राइट ऑफ सेट ऑफ के लिए दो बताया उसने कि क्या होता है, एक तो स्टैट्यूटरी राइट है और दूसरा म्यूचुअल भी हो सकता है, मतलब आपने पहले से ही तय भी किया हुआ है। ठीक, राइट ऑफ सेट ऑफ इज एक्सरसाइजेबल बिटवीन टू फर्म विच हैव सेपरेट नेम बट कंपोज सेम सेट ऑफ पार्टनर। अब देखो इसको भी सुन लो, ए बी सी और ए बी ये दो फर्म है, इनका नाम, एक का नाम एबीसी या ऐसा कह सकते हैं हम, एक एक्स फर्म है और एक वाइस फर्म है, और दोनों में पार्टनर एबीसी एबीसी है। तो आपके लिए दोनों लोग कैसे हैं, ये एक ही है, भले ही उसका नाम एक्स है उसका नाम क्या है वाई, लेकिन उसके सेट ऑफ पार्टनर कौन है, सेम है।
ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, उसकी प्रोप्राइटरी से एडजस्ट हो सकता है। मींस प्रोप्राइटर की फर्म और खुद प्रोप्राइटर का डिपॉजिट, और इसका उल्टा, दोनों के केस में सेट ऑफ हो सकता है। When the right of set off is available to the रिकॉर्डिंग आ bank, गया हैं? अच्छा। सर, रिकॉर्डिंग आ गया। When the right of set off is available to the bank, lien cannot apply। अब देखो कितनी अच्छी बात बोली भाई, लियन है तो राइट ऑफ सेट ऑफ की क्या जरूरत है? लियन तो आपके कब्जे में ही है ना, नहीं निकाल सकता, ठीक है। और जब राइट ऑफ सेट ऑफ है तो लियन की जरूरत नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है, या तो आप पहले से लियन करके रखें किसी चीजों को, नहीं तो आप राइट ऑफ सेट ऑफ, क्या आपको जरूरत है निकाल के डाल दो उसमें। These two different right cannot be exercised simultaneously at the same time। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक चीज करेंगे आप, या तो लियन एक्सरसाइज करेंगे या राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट टू सेट ऑफ, ठीक है। अब आया ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ। कब ऑटोमेटिक हो जाता है? मीन्स ये तो कुछ कंडीशन थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि किसी दिन का इंतजार नहीं करना है आपने। जैसे ही अगर आपका कस्टमर डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी में आ जाए तो ऑटोमेटिक सब सेट कर देते हैं। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म, वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, तो अगर कोई फर्म का पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है या कंपनी बंद हो रही होती है तो भी सेट, फिर इंतजार क्या करना, लेन देन हिसाब करके ही तो बात करेंगे आप। ऑन रिसीट ऑफ गार्निशी ऑर्डर, अब गार्निशी ऑर्डर आ गया तो भैया वो अगर आ गया है तो आप क्या करेंगे, गार्निशी ऑर्डर आते ही आप तुरंत सेट ऑफ की एक्सरसाइज करेंगे, फिर कुछ वेट नहीं करना है आपने। ऑन द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कस्टमर क्रेडिट बैलेंस, किसी कस्टमर क्रेडिट बैलेंस अगर है और उसमें असाइनमेंट का नोटिस आ जाए तो भी आप ऑटोमेटिक सेट ऑफ कर लेंगे। द राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल टू ए बैंकर अंडर डिफरेंट सिचुएशन कैन बी अंडरस्टूड। और यहाँ पर ये जो चार्ट है, यहाँ मैंने लिख दिया 2 नंबर की केस स्टडी आ सकती है, यहाँ पे 2 मार्क्स, 2 मार्क्स की केस स्टडी आ सकती है। वो किसी भी कंडीशन में पूछेगा, 4 पॉइंट दे सकता है, 2 पॉइंट दे सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात करेंगे, बहुत कंसंट्रेट होके सुनिएगा। यूट्यूब में भी जो लोग देख रहे हैं और यूट्यूब में जो देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अभी जो है हमारी 9:15 से भी एक क्लास होगी, जो हमारी डी मॉड्यूल की सीरीज चल रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इधर जो जूम वाले हैं वो तो हमेशा रेडी रहते हैं क्लास के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो क्लासेस आपकी मिस ना हो, ठीक है। तो इधर ध्यान देके बहुत कंसंट्रेट हो जाइए। सिंगल पर्सन के नाम डिपॉजिट है, ये क्या है, डिपॉजिट है, ठीक है। और ये क्या है, लोन, यानी कि एसेट है या लोन है, लोन लोन लिख देते हैं, लोन ही ठीक रहेगा। तो सिंगल पर्सन के नाम डिपॉजिट है और जॉइंट के नाम क्या है, लोन है। सुन रहे बात को? ये बिल्कुल वो एग्जांपल है, ए के नाम डिपॉजिट है और एबीसी के नाम क्या है, लोन। मैंने एग्जांपल में बताया था, तो क्या होगा, अवेलेबल। अवेलेबल है। हाँ, पार्टनर ऑफ ए फर्म, ए के नाम है और Available। एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, अवेलेबल होगा। सिंगल नेम, नो डाउट। अवेलेबल। प्रोप्राइटर फर्म, अवेलेबल। अवेलेबल। पार्टनरशिप फर्म और वन ऑफ द पर्सन, ये इस तरह से हो गया है नॉट कि अवेलेबल। इधर जो पार्टनरशिप फर्म है वो किस नाम से है, नाम का मतलब 3 एबीसी पार्टनर इधर है, ए और ए के नाम जी। डिपॉजिट लोन है, तो उस कंडीशन पर नहीं होगा। ट्रस्ट का कभी भी राइट ऑफ सेटअप नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी उसकी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों, चाहे आप इधर से इधर जाए, चाहे इन दोनों में अवेलेबल नहीं है। डिविडेंड अकाउंट जो कंपनी में होता है सर वो ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना, देखो पार्टनरशिप 2 में हैं, नॉट अवेलेबल। नहीं 2 कंडीशन है। ये पहली कंडीशन, मैं यहाँ पे इसमें 2 ये लाइन बनाई मैंने, इन दोनों को ध्यान से देखिए। दोनों पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है। पार्टनर के नाम डिपॉजिट है पहली कंडीशन में, और पार्टनरशिप में लोन है, तो अवेलेबल होगा। मींस है। फर्म का लोन है, किसी एक का डिपॉजिट पड़ा हुआ, उठा के कर दो सेट ऑफ। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के नाम डिपॉजिट है और लोन एक ही का है, तो नहीं होगा।
ये मैंने बोला 2 मार्क्स की केस स्टडी मिल सकती है, इससे कोई डाउट नहीं रखना। अगर आप इसको रिवाइज भी करेंगे तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है। डिविडेंड कंपनी का जो डिविडेंड अकाउंट पड़ा हुआ है वो कभी भी कंपनी के लोन में नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। होल्डर, कंपनी का नहीं होता, इसलिए नॉट अवेलेबल। माइनर ऑपरेटेड बाय गार्जियन, कोई माइनर का बैलेंस है और गार्जियन का लोन अकाउंट है, नॉट अवेलेबल। जॉइंट अकाउंट है तो ये बिल्कुल केस यही वाला है जो पार्टनरशिप फर्म वाला, ये 3 केस एक है। लोन एक के नाम है, पार्टनरशिप जॉइंट अकाउंट है, नहीं अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन सर ये फॉर्मर और सर्वाइवर होगा तो कौन सा? जॉइंट अकाउंट में फॉर्मर और सर्वाइवर होगा तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो जॉइंट अकाउंट है ही नहीं एक तरह से। सर जॉइंट अकाउंट मतलब जिसमें जॉइंटली ऑपरेशन होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ हाँ, पे। जिसमें नहीं, जॉइंट आइदर ऑपरेशन सर्वाइवर भी नहीं लगेगा। उसमें लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? आइदर सर्वाइवर में अरे आइदर सर्वाइवर डिपॉजिट है ना, हाँ, और लोन है एक के नाम एक के पे, नाम, उसी में से सर एक के नाम, क्यों उसमें नहीं लगेगा? उसमें नहीं लगेगा ना सर, उसमें नहीं लगेगा सर आदर्श लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर में लगेगा। आइदर आइदर सर्वाइवर नहीं वाला लगता कहीं पक्का? नहीं लगेगा। नहीं लगता सर, कहीं पढ़ा था। चलो ये मैं पूछ सारी आपकी एग्री बताइए। करता हूँ बात। जी ए जी और बी के नाम डिपॉजिट है और ए के नाम लोन है, तो आपका कहना नहीं लगेगा। आइदर सर्वाइवर होगा तो नहीं लगेगा, जॉइंटली होगा हाँ, नहीं मैंने और लगेगा। लिख दिया ना, और लिखने का हाँ मतलब जी, क्या है? लेकिन फॉर्मर और इस सर्वाइवर होगा तो नहीं लगेगा। फॉर्मर सर्वाइवर में तो सर्वाइवर का नाम ही नहीं है। जी, फॉर्मर अगर सर्वाइवर में फॉर्मर ही है जो भी कुछ है, हाँ उसके सर्वाइवर नाम पे सर्वाइवर की कोई बात नहीं सुनते हैं आप। ठीक है, जी जी चलो अब आया नेक्स्ट हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है, हाइपोथिकेशन जो है हमारा सरफेसी एक्ट में आया, और दूसरा इसमें क्या है देखिए, इसने कहा विदाउट डिलीवरी और पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी टू सच क्रेडिटर। तो किस कंडीशन में है? जहां पर डिलीवरी नहीं होती है और प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल। ठीक है, एज ए सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंक्लूड फ्लोटिंग। तो अच्छा हाँ, एक चीज और, एज ए सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, सिक्योरिटी दी है, इंक्लूड फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज किस में लगता है पता है आपको? ऐसे स्टॉक पर जो स्टॉक्स बदलता वगैरह में रहता हो है, गया। जैसे मान लिया मिठाई की दुकान, ठीक है, आज ये वाली मिठाई है, कल को दूसरी है, तो ऐसा जहां पे स्टॉक बदलता रहता है, उन स्टॉक्स को उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल जहां होता है, तो वहां पे फ्लोटिंग चार्ज होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज इनटू ए फिक्स चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो कहता है कि जिस दिन आपने कह दिया कि भैया अब हम आपको बिल्कुल भी एक दिन नहीं दे रहे हैं, और ये जितना भी इस समय सामान है हमारा है, अब आप इसको बदलोगे भी नहीं, तो जिस दिन आप कह रहे हैं इसको बदलोगे नहीं, तो उस दिन वो चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया? फिक्स चार्ज में। किस में कन्वर्ट हो गया? कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। दो एक एक बार YouTube में चार- क्वेश्चन पूछा हुआ और है, एक बात पढ़ा था सर इसे। एक मिनट रुकिए। हस्बैंड के नाम से लोन और वाइफ के नाम से डिपॉजिट में क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक नहीं है, होगा। हस्बैंड अलग आदमी है, वाइफ अलग आदमी है, बैंक की नजर में राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं लगेगा। सर ठीक है, वो आइदर सर्वाइवर वाला देखना ना, प्लीज बताना, क्लियर करना। चलो अभी तो मैं आपकी मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं लगेगा। लगता नहीं, दो बातें हैं नहीं, मुझे कि किसी की क्लास लगेगा। में सुना था या कहीं पढ़ा था, दोनों में से एक चीज है, बताओ। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि लगेगा। मीनाक्षी नहीं, मैडम मेरे को शायद। भी ये लगता है लगेगा, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं मैं तुर सर के हाँ, क्लास से ही सुना था सर। हाँ सर, उन्होंने मैंने बोला भी कि टूर नहीं सर के लगेगा। क्लास में सुना था। ओके, यस सर। फिर ठीक है, चलो। नहीं, उन्होंने क्या तब बोला जब था? ये सर बोले थे उन्होंने सर बस जॉइंट फॉर्मर अकाउंट से, में, हाँ हम्म, बताइए फिर मैडम बताइए। नहीं नहीं आप ही बताओ। जैसे जॉइंट अकाउंट में आइदर और सर्वाइवर में लगेगा, जॉइंटली ऑपरेशन में लगेगा, लेकिन इसमें अगर
फार्मर में होगा तो लगेगा, लेकिन सर्वाइवर होगा तो नहीं लगेगा जॉइंट में। आइदर सर्वाइवल में नहीं लगेगा मतलब। नहीं होगा। चलो ठीक है, चलो सर की बात मानते हैं, ठीक है, उन्होंने जरूर, उनका एक्सपीरियंस है अच्छा, ठीक। और इसमें ये हाइपोथिकेशन के बारे में मैं बता रहा था, एक चीज बताए थे, हाँ। सबसे खराब होता है मतलब बैंक के हिसाब से हाइपोथिकेशन, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी थोड़ा उनके पास रहता है ना, बोरोवर के पास। हाँ, क्योंकि अभी जो प्लेज और हाइपोथिकेशन का मेजर डिफरेंस भी यही है। जी। प्लेज और हाइपोथिकेशन का मेजर डिफरेंस भी यही है कि प्लेज जो होता है वो उसमें आप कस्टडी पहले रख लेते हैं, तो बोरोवर गड़बड़ नहीं करता, इसमें वो सेल कर देता है। आगे देखिए, द मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन, ठीक है। और मॉर्गेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करते हैं उसी को हाइपोथिकेशन बोलिए। इट मे बी डिस्क्राइब एज ए ट्रांजेक्शन वेयर बाई मनी इज बोरोड बाई ए डेटर ऑन ए सिक्योरिटी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट ट्रांसफरिंग आइदर प्रॉपर्टी और पोजीशन। तो इसमें पोजीशन और ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं करता। हार्ट डिस्क्राइब द हाइपोथिकेशन एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट ऑफ डेट वेयर नाइदर ओनरशिप नॉर पोजीशन इज पास। या तो आपने ना तो उसको मालिक बनाया, यानी कागजों में कुछ नहीं लिखा कि तुम मालिक हो गए, ना ही उसको प्रॉपर्टी दी, तो उसको हम हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन डिफर्स प्लेज बिकॉज गुड्स रिमेन इन द पोजीशन ऑफ द बोरोवर। बोरोवर। इक्विटेबली चार्ज इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर अंडर डॉक्यूमेंट साइन बाय द वर्क। तो यहां पर भी इक्विटेबल चार्ज है। मींस इक्विटेबल चार्ज का मतलब कि बस फॉर्मेलिटी हो रही है। क्या हो रही है? एक हाइपोथिकेशन लिख दिया। हाउएवर द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ कोवेनेंट वेयर बाय बोरोवर एग्री टू गिव पोजीशन ऑफ गुड्स व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आपने बोला कि भैया आप ये लोन जमा करना, अब ये प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में दे दो, तो उसने अगर कब्जे में दे दिया तो वहां पर बोलता है कि द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स फॉर ए कोवेनेंट वेयर बाई बोरोवर एग्री टू गिव पोजीशन। तो जो ये ऊपर वाली बात बताई ना इक्विटेबिलिटी वाली, वो रियल बन जाती है फिर। वंस पोजीशन इज गिवन अप द चार्ज बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू, और जैसे ही होता है तो उसको प्लेज बोलते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि क्यों ये हाइपोथिकेशन को सरफेसी में लाया गया। एक तो उसकी डेफिनेशन बताई, दूसरा सरफेसी एक्ट हाइपोथिकेटेड गुड्स पर भी या मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लगता है। नहीं। ठीक है। हाइपोथिकेशन डिफर्स फ्रॉम मॉर्गेज इन टू रेस्पेक्ट। फर्स्टली मॉर्गेज रिलेट्स टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज में लैंड वगैरह होते हैं, और हाइपोथिकेशन किससे होता है? मूवेबल से। Secondly, mortgage there is a transfer of interest in the property to the creator, but in तो mortgage में कहता है उस प्रॉपर्टी पर उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है। इंटरेस्ट का मतलब उसका लगाव हो जाता है। हाइपोथेकेशन देयर इज ओनली ऑब्लिगेशन टू रिपे मनी, यानी उस सामान से मतलब नहीं है, वो सिर्फ सामान को इसलिए बोला गया है कि मेरा है, कि मेरे को पैसा मिलता रहे। ठीक है। तो क्या सर पॉइंट एक है यहाँ पे? क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ बोलिए। सर, एक क्वेश्चन है सर, सारे में जितने भी मॉर्गेज लीन प्लेस सब में दिया हुआ है कि कौन से एक्ट के अंडर आता है, सब में, बट हाइपोथिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, हम आपको जिस दिन सरफेस ही पढ़ाएंगे ना उस दिन दिखाएंगे। जी सर। ठीक है। लेकिन ठीक है। अभी मैं बहुत क्योंकि मैं ये जो ये वाला चैप्टर है इसमें मेरी मतलब प्रॉपर मास्टरी है, और सरफेसी एक्ट में सुपर मास्टरी है। ठीक है। तो उसमें कोई डाउट कहीं से कहीं मत रखिए, जो मैंने बोला बिल्कुल पक्का। जहां मेरे को पॉइंट डाउटफुल था मैंने आपकी एग्री करी थी। ठीक है। चलो आगे देखिए। प्लेज, प्लेज कौन से एक्ट में है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। और प्लेज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि उसमें गुड्स क्या करती हैं? बेल्ड कर ली जाती हैं, यानी गुड्स का रोल आ गया। ठीक है। तो जिसकी गुड्स बेल्ड करी जा रही है उसको क्या बोला है? पॉनर। ठीक है। और जिस जिस जो पर्सन लेता है, यानी कि बैंक, बैंक को क्या बोला हुआ है? बैंक पोनी। पॉनी। ठीक है। पोनी। आपको पता है एक क्वेश्चन तो आपका ये भी आना रिलेशन वाला। द बैंक आर लीगल Yes. इम्प्लीकेशन ऑफ, क्या क्या चीजें हैं देखो। पहला क्या है? प्रॉपर्टी किसके पास होती है? द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास होती है?
बोलो। वो तो ओनर के पास। कस्टमर के पास होती है। ओनरशिप का ना मालिक तो वो होता है, लेकिन कस्टडी किसके पास होती है? ओन जी, पौनी के पास, बैंक के पास। पोनी के पास। वन ऑफ द मेन एंड मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट Yes. प्लेज इज टू एक्चुअल। अब देखो प्लेज सुन लो, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। एक्चुअल प्लेज और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो या तो एक्चुअल डिलीवरी होगी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल का मतलब होता है आपने वो सामान बैंक को दिया, बैंक ने अपने हाथ में रख के अपनी तिजोरी में रख लिया, उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? किसी किसान ने अपना 500 जो गेहूं है, बैग, गेहूं के बैग है, वो एफसीआई के गोदाम में रखे, और एफसीआई ने क्या किया? उसको एक पर्ची दे दिया। उस पर्ची को आपने ताले में रख लिया, उसको कौन सा प्लेज बोलेंगे? कौन सी कंस्ट्रक्टिव। डिलीवरी बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर इसको एक और बार जब- फिर से एक एग्जांपल हाँ, लेके बताते समझा हैं दीजिए। बताते हैं। जो बहुत बड़े बड़े सामान होते हैं, गोडाउन में, वेयर हाउस में रखे होते हैं, तो वेयर हाउस का मालिक सामान वाले को एक पर्ची देता है कि आपका 100 बैग मेरे पास रखा हुआ है, जब आप ये पर्ची लाओगे तो मैं आपको दे दूंगा। यानी पर्ची जिसके पास है वो मालिक है। उस पर्ची को वो बैंक में देता है और बैंक को बोलता है कि इस पर्ची से आप कभी भी मेरा गेहूं उठा लो। तो गेहूं नहीं रखा हमने, लेकिन पर्ची रखी, तो पर्ची इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है। अवनीश कुमार जी, चलो समझ में आई बात याला? लेकिन सर एक बात थोड़ा ये कॉन्फ्लिक्शन हो हाँ, रहा है, बोलिए, जैसे हम कोई हाँ। स्टॉक से करते हैं, स्टॉक के हम्म। लिए हम हाइपोथिकेशन करते हैं, जैसे मूवेबल हो गया, लेकिन हम्म। जैसे अनाज है इसका, किसान का, हम्म। वो भी तो एक हम्म। उस टाइप का आइटम है ना। हम वही बता रहे हैं, अगर जी। वो अपने ही घर में रखे हुए हैं और आप जी। उससे बोले हुए हैं इसको सेल मत करना, तो हाइपोथिकेशन जी। है। ठीक है। जी। अब वो कहीं थर्ड पार्टी में रखे हुए हैं, अच्छा। और थर्ड पार्टी का एक प्रूफ आपको देता है, और जी। वो जी। प्रूफ इतना पावरफुल होता है कि उस पेपर से आप उसका सामान उठा सकते हैं, तो प्लेज है। ठीक है। ओके। और एक ओके और चीज सर। होती है, कई बार क्या होता है, वो रखा तो अपने घर में है, लेकिन उसका ताला लगा के चाबी आपको दे रहा है, तो भी प्लेज है। जी। क्योंकि चाबी आपके पास का मतलब कस्टडी आपके पास, और कस्टडी आपके पास तो प्लेज। बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इट इज मीन दैट देयर नीड नो बी फिजिकल ट्रांसफर, नहीं होता है, और custody of the physical pawner to be pawnee, all that is required is that goods must be placed in the possession of pawnee or any person to hold them on his। तो इसमें बोलते हैं कि must be placed in the possession of the pawnee, मतलब जरूरत पड़ने पर उसे देनी होती है। गुड्स में भी डिलीवर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, कैसे हो सकती है? अब देखो यहां आ गया, देखो डिलीवरी के मोड, या तो आप गोडाउन की की दे दें, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, या अटॉर्नमेंट कर दें, जो मैंने अभी बताया था कि पब्लिक वेयर हाउस में वेयर हाउस का एक्नॉलेज आप दे देते हैं, जो मैंने बताया था वो। दूसरा, हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मालिकाना हक के पेपर आपने दे दिए, रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग और वेयर हाउस, कुछ ये ऊपर की तरह ही है। इवन इफ गुड्स आर पोजीशन विद द पॉनर ही मे बी एक्नॉलेज दैट ही होल्ड द। तो कई बार क्या होता है कि पोजीशन में तो कस्टमर के है, लेकिन वो कह देता है कि ये जो सामान रखा हुआ है ना, ये आपका ही है, बट मैंने रखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग प्लेज में लेते हैं। एन एग्रीमेंट टू प्लेज मे बी इम्प्लाइड from the nature of transaction or the circumstances in the case. However, an agreement in writing clearly laying down the terms and condition leaves no ambiguity। यानी उसने बोला
कि जो कई सारी चीजें होती हैं वो इम्प्लाइड होती हैं और ये माना जाता है हाँ ये आप ही के पास हैं, बस वो जो एग्रीमेंट होता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउटफुलनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मॉर्गेज। सर ये जो प्लेस मॉर्गेज में है, सर प्लेस में पोजीशन पौनी के पास होता है कि बैंक के पौनी पास के होता है पास, कि पौनी इज द लेकिन बैंक। पोनी और बैंक लेकिन सेम ही है। कंस्ट्रक्टिव हाँ, हाँ कंस्ट्रक्टिव लेकिन वाले में पॉनर के पास नहीं होता, वो किसी ऐसी हाँ जगह होता है जिसकी चाबी या उसका पेपर बैंक के पास होता है। ओके ठीक है। ठीक है, मॉर्गेज को हम ये जो 6 टाइप की मॉर्गेज है, इस 6 टाइप की मॉर्गेज में वैसे तो ये डिटेल्ड में कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, आपके लीगल वाले में दिया हुआ है, तो इसमें मैं अभी एक देखता हूँ कुछ चीजें, चलो हो जाएगा फिर तो। ठीक है, क्योंकि मेरे को अगला क्लास का भी थोड़ा देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मॉर्गेज में सिंपल बात है, किस चीजों पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। इमोबल। अब एक तो सिंपल मॉर्गेज है, दूसरा है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यानी पहले से ही कंडीशन लगा दी कि ये बिक चुका है अगर आप मेरा पैसा वापस नहीं करोगे। नहीं दी तो इसको बोलते हैं स्यू फ्रक्चुअरी, इसको यूसू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यू फ्रक्चुअरी, इसमें यू साइलेंट होता है। ठीक है, सू फ्रक्चुअरी मॉर्गेज, एक है इंग्लिश मॉर्गेज, एक है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, और एक है एनामोलस। एनामोलस का मतलब किसी भी तरह की और इनसे अलावा। और ई वाला कौन सा है, इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, तो छोटा छोटा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो सिंपल मॉर्गेज होती है उसमें क्या है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करते हैं। इन इंग्लिश मॉर्गेज possession of the mortgage property is not given to the mortgagee, यानी possession इंग्लिश मॉर्गेज में possession किसके पास होता है, बोरोवर के पास। ठीक है, और सिंपल मॉर्गेज में केवल वो अपना क्या दे देता है, पेपर दे देता है और पोजीशन अपने पास ही रखता है। स्यूफ्रक्चरी में क्या होता है, मॉर्गेज बाई और एंड इन मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज नॉर्मली गिवन टू द मॉर्गेजी, यानी मॉर्गेजी का मतलब कौन हो गया यहाँ पे, बैंक। इन दो केसेस में पोजीशन किसके पास होता है, बोलिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक के पास। ठीक है, और सिंपल मॉर्गेज एंड मॉर्गेज सर बाय इसको एक चार्ट में सिंपल इंग्लिश, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है तो कंफ्यूजिंग है, आएगा। काफी हाँ, हम कंफ्यूजिंग बिल्कुल है बता रहे थोड़ा। हैं। देखो इसमें 2-3 एंगल है। एक तो एंगल ये है कि प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, तो प्रॉपर्टी में इस कलर से यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की जब मैं बात करता हूं तो प्रॉपर्टी में बोला स्यूफ्रक्चरी, और इन इसमें यानी बी और सी में किसके पास रहेगी, वो बैंक बैंक के बैंक के पास। और अदर में जिसकी प्रॉपर्टी उसके पास। ठीक है, अच्छा अब बात आती है पेपर की। लेकिन सर एक बोलिए, थोड़ा डाउट आ रहा है, बोलिए। जैसे इंग्लिश मॉर्गेज में सबसे महंगा मॉर्गेज होता है और ये सपोज रजिस्ट्री किया जाता है, लैंड का अगर होता है तो उसको बैंक के नाम आरएमबी पर बोलते रजिस्ट्री हैं, किया रजिस्टर्ड जाता मॉर्गेज भी बोलते हैं। है। तो ये पोजीशन कैसे आप बोले, वही तो पोजीशन तो बैंक के पास हो गया अगर इसमें रजिस्ट्री हो पोजीशन, गया उसके नाम। इसमें बताता जी हूं मैं, ये जो बी और सी वाले में अगर जी इसके अगेंस्ट में लोन ले रखा है किसी ने, तो बैंक जी इसमें वेरी फर्स्ट डे से अपना राइट रखता है, यस मतलब उसका रेंट वेंट भी आएगा, वो खुद ही लेता है बैंक। जी जी पोजीशन में वो किसी को किराए में दे, बंद रखे, कुछ काम करवा ले, वो सब उसका राइट होता है। जी क्योंकि ये एक तरह से ये मान लो कि 99% बिक चुका है मान लो, और यस बी वाले में 100% बिक चुका है, लेकिन जब वो पैसा वापस कर देगा तो दोबारा से उसके नाम रजिस्ट्री होगा वापस सर से। और प्लीज इंग्लिश एग्जांपल दे के समझाइए ना।
जो सर मैं बताता एग्जांपल हूँ, देख के प्लीज। आपका इसमें केवल जो डी और ई है यही हाँ। काम करता है बैंक में। ये जो बी वाला है कोई व्यापारी लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, पहले ही रजिस्ट्री अपने नाम करा लेते हैं, ठीक है, और जब वो पैसा वापस करेगा तो दोबारा से रजिस्ट्री उसके पास वापस करेंगे। वो कंडीशन क्या है, सेल तो हो गई, लेकिन ये कंडीशन है जिस दिन आप मेरा पैसा वापस करोगे मैं ये रजिस्ट्री वापस आपके नाम कर दूंगा। और सिंपल मॉर्गेज एंड डिपॉजिट टाइटल में क्या करते हैं, उसमें क्या कर रहा है, द मॉर्गेजी हैज ए राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मॉर्गेज एंड ऑल्सो पर्सनली अगेंस्ट द मॉर्गेज। यानी इस केस में वो जब प्रॉपर्टी सेल होगी तो उसका पैसा वो ले सकता है, कौन, बैंक। और अगर उससे भी पैसा वसूल नहीं होगा तो वो उससे व्यक्तिगत रूप से भी पैसा सेल करके ले सकता है। मॉर्गेज इज टू बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ डीड एंड रिक्वायर्स टू बी रजिस्टर अंडर। अब देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तो अगर वो बात करता है सिंपल मॉर्गेज की तो उस कंडीशन में उसे रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी पेमेंट करनी पड़ती है। Mortgage by deposit or title deed is not required to be created by way of deed and does not require। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ना डिपॉजिट डीड वाला, कौन सा वाला पॉइंट है, ई वाला पॉइंट है, कि इसके लिए कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। यानी इक्विटेबल मॉर्गेज का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और लिमिटेशन पीरियड केस डालने के लिए, मॉर्गेज प्रॉपर्टी के सेल करने का केस डालने के लिए 12 ईयर होता है जब आपका पैसा ड्यू हो गया। मींस अगर आपका 10 जनवरी में किस्त आ गया, ईएमआई आया और उसने नहीं दिया, तो आप इससे 12 ईयर के अंदर कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप 12 ईयर के बाद जाएंगे कोर्ट, तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है अली, जो लिमिटेशन पीरियड वाला है। और एक बार और बताइए सर। हाँ, जैसे 12 साल मान हो लिया गए आपकी पाकिस्तान किस्त में। है 10 तारीख को ड्यू हो गई, 10 जनवरी को, 21 को, और आप नोटिस भेजते रहे, नोटिस भेजते रहे, नोटिस भेजते रहे, ठीक है, लेकिन कोर्ट नहीं गए, और आप इसके बाद कोर्ट जाओगे तो आपको सूट करने का, यानी कोर्ट से मदद लेने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए 12 साल से पहले पहले आप कोर्ट चले जाएं, ठीक। लेकिन जो आपका लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर फोरक्लोजर इन 30 ईयर्स होता है, किस केस में, जो आपकी ये जो कंडीशनल सेल वाली है, बी वाली पे, बी वाली पे, जो ये बी गवर्नमेंट वाली वाला आपकी होता है बोल रहे हैं, है, क्या, गवर्नमेंट के साथ कोई डील होगा तो 30 इयर्स तक रहता है बोलते हैं, बोल रहे थे। वो एक अलग क्लॉज है जैसे गवर्नमेंट के कोई साथ। ये वाला हाँ, कोई भी डिस्प्यूट है, जी, उसकी उसकी जो लिमिटेशन है, गवर्नमेंट अगर किसी पे केस करना चाहे वो- तो गवर्नमेंट को 30 साल तक का समय दिया हुआ है। लेकिन ये केवल बात हो रही है हमारी मॉर्गेज वाले केस में, मॉर्गेज वाले केस में। ना बैंक अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई ये करे 30 साल तक है टाइमिंग, ये भी पढ़ा था मैं। मतलब बैंक अगर चाहे गवर्नमेंट, करना गवर्नमेंट के इसके ऊपर, मतलब बैंक और गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट के बंदे हो गए ना, उनको जो है एक लिबर्टी दे रखी है। क्या लिबर्टी दे रखी है, कि आप 30 साल तक कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज इज गवर्न्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये यहां पर आया कि मॉर्गेज के जितने भी केस होते हैं वो कहां जाते हैं, सिविल प्रोसीजर। कौन से कोर्ट, कौन से एक्ट से गवर्न होते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908।
एक मिनट रुकिएगा जरा। अभी जो गवर्नमेंट के बारे में पूछा था कोई सर क्या बोल रहे थे, मेरा अपने आप लॉग आउट हो गया था। हाँ, क्या? कोई बताएंगे क्या? नहीं, वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को जो पावर होती है किसी भी सूट को जाने के लिए वो 30 ईयर तक होती है। जी इसमें सर लिखा है जी। सूट फॉर फोरक्लोजर इज 30 हाँ। इयर्स। फोरक्लोजर जो होता है, जो आपका ये जो मॉर्गेज है ना, इसका मॉर्गेज फॉर कंडीशनल सेल वाला, उसकी बात है। मैं बता देता हूँ आपको, बहुत क्रक्स में बताऊंगा एकदम। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है कंडीशनल सेल वाले केस में, तो कंडीशनल सेल में क्या होता है, सेल हो जाती है। सेल क्या होती है? हो जाती है। अब आप उसको वापस लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वापस। तो जब आप पैसा देंगे, पैसा देने के बाद 30 ईयर का टाइम मिलता है आपको वापस लेने का जमीन। कुछ आया पल्ले पड़ा? सर एक्चुअली ये चलो मैं- 6 में डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा हूँ। किसमें? ये 6 के 6 मॉर्गेज दिए है ना, उसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, बताता हूं मैं, सुनो। हाँ, जो कोर्स में LRAB में मॉर्गेज वाला यूनिट है उसको देखिए आप। ठीक है। ठीक है, वहां पर एक एक मॉर्गेज को काफी अच्छा बताया गया है। ठीक है। और अभी जो बात आ रही है मॉर्गेज बाय टाइटल डीड, जो ई नंबर वाला है, जो ई नंबर वाला है ना, ई नंबर वाला आपके बैंक में यूज होता है ज्यादा। और दूसरा कौन सा? रजिस्टर्ड मॉर्गेज वाला। दो आपके में यूज होते हैं ज्यादा। इसमें इक्विटेबल मॉर्गेज कौन सा है सर? डिपॉजिट वाला ई नंबर। अच्छा, वो तो सबसे ज्यादा वही यूज होता है ना सारी जगह। हाँ, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ई वाला यूज होता है। ठीक है। और ये जो कोर्ट में जाएंगे तो वो बोलता है विद इन हुज ड्यूरेशन मॉर्गेज प्रॉपर्टी। जहां पे प्रॉपर्टी, अगर दिल्ली की प्रॉपर्टी है और आपने बॉम्बे में लोन लिया हुआ है, तो इसका केस कहां डलेगा? दिल्ली में। इन ए सूट ऑफ सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, कोर्ट फर्स्ट पास ए प्रिलिमिनरी डिक्री एंड देयर आफ्टर फाइनल डिक्री। डिक्री का मतलब होता है आदेश। तो पहला प्रिलिमिनरी आदेश होता है कि भाई इसको करो, और उसके बाद फिर फाइनल डिक्री आती है। ठीक है। अगला है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो इसमें क्या बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विद एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मेड बाय द डेटर टू द क्रेडिटर। अब देखो, डेटर का मतलब बोरोवर। बोरोवर ने बैंक को 20,000 दे दिए, डिपॉजिटर हो गया। ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो अप्लाइज टू द लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड राइट ऑफ सेट ऑफ। सुनिएगा जरा ध्यान से। राइट ऑफ सेट ऑफ में बैंक उसके क्रेडिट बैलेंस को तुरंत एडजस्ट कर लेता है, लेकिन राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन सुनेगा, व्हेन ए फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट इज एप्रोप्रिएटेड बिफोर मैच्योरिटी is under the right of appropriation and when it is appropriated after maturity। तो means बीच में ब्रेक करके अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या है? राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। और अगर आप मैच्योरिटी के बाद ले रहे हैं तो राइट टू सेट ऑफ है। यस यस। अब इसमें क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। उसने एक बोला हुआ, कस्टमर ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उसका सही नहीं चल रहा है, तो उसने क्या करा, वो बैंक में आया और उसने कहा कि मैं 15,000 जमा कर रहा हूँ सेविंग बैंक में। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, और स्टेट्स दैट मनी बी यूज मीटिंग दैट चेक एंड अमाउंट शुड नॉट बी यूज टुवर्ड द हाउसिंग लोन। और इस चिट्ठी भी लिखता है, इन सच सिचुएशन बैंकर शुड बी अवेयर what has been
stated in section 59 of Contract Act. According to this section, debtor can place fund with a creditor for appropriation as per his request. तो अगर उसने पहले से रिक्वेस्ट दे रखी है तो उस रिक्वेस्ट के बाद बैंक उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर बैंक उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है उस कंडीशन में वो कोई भी राइट अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट इन केस अ क्रेडिटर इन दिस केस एक्सेप्ट हिज मनी, he has no right of appropriation the fund. Mr. A, banker cannot appropriate the amount to housing loan account as amount of deposited by the specific. तो दो चीजें आ गई। पहली बात तो ये आई, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन तब लगता है जब आप बिफोर मैच्योरिटी किसी डिपॉजिट को यूज करते हैं। आफ्टर मैच्योरिटी यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा? राइट ऑफ सेट ऑफ, ठीक है। दूसरा, अगर कोई किसी पर्पज से डिपॉजिट करता है तो आप उसको राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप उसका राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप इसको वो किसी पर्पज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सर अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो कर लो, वो जमा ही नहीं करेगा। कहेगा नहीं भाई मैं नहीं आ रहा। पहले वो परमिशन लेगा ना, मैं 20,000 जमा कर दूं आपके खाते में। अगर उसने परमिशन नहीं लिया है तो आप राइट ऑफ सेट ऑफ धड़ाम से कर देंगे। लगा लोगे, ठीक है। चलो अगली क्लास हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाएगा, 9:30 पे करेंगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। राइट ऑफ सेटअप ड्यू होने के बाद होगा क्या लोन एनपीए जाने के बाद होगा? अगर लोन एनपीए है और आपकी डिमांड है और उसके पास कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप राइट ऑफ सेट ऑफ कर सकते हैं। पड़ा हुआ मीन्स मैच्योर्ड पड़ा हुआ है। अगर एफडी मैच्योर नहीं हुई है ना तो बीच में ब्रेक करके कर रहे हैं तो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, सेट ऑफ नहीं कर रहे। ओके, थैंक यू सर। लेकिन राइट टू सेट ऑफ करने के लिए एनपीए होना जरूरी है ना? अमाउंट ड्यू है तभी भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ईएमआई ड्यू कर सकते हैं, एनपीए होना से क्या मतलब है? सर आज मैडम की क्लास नहीं है? आज नहीं है, कल सुबह है 6:30 9:40 पे मिलेंगे हम लोग हैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। बाकी इस बीच में आपका कुछ भी अगर आपके पास ऐसी चीज है जिसको आप करना चाहें, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में खूब लोग आइए जम करके।